हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने केमिकल काइनेटिक्स में देखा था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शंस में क्या क्या डिफरेंसेस थे, हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। ओके, सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या कैसे फाइंड आउट करते हैं और कैसे हम लोग उसको सॉल्व करें, देखेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, राइट। ये ए हमारे पास रिएक्टेंट है, ए और बी, और सी और डी हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हमारे पास ये दो रिएक्टेंट्स और ये दो प्रोडक्ट्स मिल गए हमें, तो इसके लिए रेट हम कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव डी आर अपॉन डी टी, ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही स्मॉल में, यानी कि इंस्टेंटेनियस आपको याद होगा कि अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो इंस्टेंट इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या रेट है वो हम लोग यहाँ पे निकाल रहे हैं। तो ये किसके इक्वल होता है? के ए रेज टू द पावर ऑफ सम ए रेज टू सम पावर एंड बी ऑल्सो रेज टू सम पावर। दीज पावर्स मे और मे नॉट बी इक्वल टू दिस स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट। तो अगर हम लोग यहाँ पे रेट का फाइंड आउट कर रहे हैं, बट यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि ये कन्वीनियंट मेथड नहीं है रेट लो या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस, ये उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट बता रहा है। ओके, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें मिलता है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो ये जो रेट होता है, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट, उस इंस्टेंट पे हमें रेट बताता है। तो अगर हम लोगों को ओवरऑल रेट चाहिए, अगर हमको ओवरऑल रेट चाहिए तो उसके लिए हमें इंटीग्रेट करना पड़ता है अपनी इक्वेशन को। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ओके, सो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आपके पास कोई रिएक्टेंट है, ठीक है, वो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, तो रेट कैसे निकालेंगे? नेगेटिव डी ए अपॉन डी टी, ठीक है, ये इंस्टेंटेनियस रेट है, इज इक्वल्स टू के ए रेज टू द पावर ज़ीरो। ए रेज टू द पावर ज़ीरो यानी कि रिएक्टेंट के ऊपर ये इक्वेशन, ये जो है रिएक्शन डिपेंड नहीं कर रही। ओके, सो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ए समथिंग रेज टू द पावर ज़ीरो इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, तो यहाँ पे एक के हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी। अब अगर हम लोग इसको यहाँ पे ले लें और ये वहाँ पे शिफ्ट कर दें, ठीक है, ये हो जाएगा डी ए और माइनस के डी टी। अब हमने क्या करना है, दोनों ही साइड को इंटीग्रेट करना है। जैसे हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका आ जाएगा ए, ओके, डी ए का इंटीग्रेट किया तो ये मिल जाएगा ए, माइनस के टी, डी टी को इंटीग्रेट किया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो यहाँ पे टी आ गया, प्लस इंटीग्रेशन के टाइम पे हमारे पास एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी हमें मिलता है। ओके, तो अगर टाइम ज़ीरो हुआ तो ए की जो वैल्यू यानी कॉन्सेंट्रेशन किसके इक्वल होता है? ए नॉट के इक्वल, और उस केस में ये वाली जो इक्वेशन हो जाएगी वो ये बन जाएगी, यानी कि ए नॉट इज इक्वल्स टू आई। तो हमें इंटीग्रेशन, ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू मिल जाता है विच इज़ इक्वल टू द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। अगर हम लोग इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो ए इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए आई, ए नॉट। ओके, सो यहाँ पे हम लोग इजिली इसको डिटरमिन कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए, राइट। सो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो ये हमने हमेशा याद रखनी है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, सो के टी इज इक्वल्स टू इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, उसके बाद हम लोग जितने भी इंटीग्रेटेड रेट लॉस निकालते हैं उसके लिए हमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए, वो है हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है? ये वो टाइम होता है जिसमें कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपने हाफ में पहुंच जाए। यानी कि सपोज कर लो कि आपके पास एक रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट बना, अगर रिएक्टेंट आपके सपोज कर लो कि 10 मोल्स पर लीटर लिया है, ठीक है, तो हाफ लाइफ का क्या मतलब होता है? हाफ लाइफ का मतलब होता है कि ये 5 मोल पर लीटर कितने टाइम पे बनेगा, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड इज द टाइम इन विच हाफ ऑफ द सब्सटेंस हैज़ रिएक्टेड। तो आधा का आधा सब्सटेंस रिएक्ट हो चुका है, ठीक है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड टाइम पीरियड निकालते हैं। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड में हमारे पास ये देखो, सपोज कर लो हमारे पास ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट में दे रहा है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसका ए है, ए नॉट है, इसका 0 होगा। अब टी हाफ लाइफ में इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो जाएगा? हाफ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? हाफ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। तो टी हाफ में ए का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा ए नॉट अपॉन टी, टी कितना हो जाएगा? टी हाफ। तो अगर हम लोग के टी हाफ निकालेंगे तो ए नॉट
माइनस ए, अब फाइनल ए कितना था, ए नॉट अपॉन 2, तो के टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2, तो टी हाफ कितना हो जाएगा, ए नॉट अपॉन 2 के। ओके, तो ये हमारे पास टी हाफ का इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2k के इक्वल। कुछ नहीं करना है, हमने बस फाइनल कॉन्सेंट्रेशन में जो ए है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी लिख देनी है, ए नॉट बाय 2। ओके, तो अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफ फॉर्म करें तो कैसे बनेगा, कॉन्सेंट्रेशन और टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अब देखो के टी इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस ए है हमारे पास। ओके, तो हमें ए और टी के बीच में ग्राफ बनाना, तो हम लोग क्या करते हैं, ए को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और ए नॉट माइनस के टी यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये एक्स एक्सिस में आ गया और ये वाई एक्सिस में हम लोग लिख सकते हैं वाई इज इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स। तो ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, राइट। सो हमारे पास जो एम ये होता है हमारे पास इंटरसेप्ट, जो कि इस केस में कितना हो जाएगा, ए नॉट। तो अगर ए नॉट इंटरसेप्ट है तो हम लोग इसका ग्राफ कैसे फॉर्म करेंगे, ऐसे। ओके, तो ये जो इंटरसेप्ट हो गया ये हो गया हमारे पास सी, जो कि हो जाएगा ए नॉट। ठीक है, और यहाँ पे जो स्लोप होती है, स्लोप किसके इक्वल होती है, जो आपके एक्स एक्सिस वाले के साथ होता है। जैसे एक्स एक्सिस में हम टी ले रहे हैं तो टाइम के साथ क्या है, माइनस के, तो माइनस के इसका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। ओके, इस इक्वेशन की ही ये जो लाइन होती है वो ऐसे बनती है, राइट। सो अगर हम लोग इसका ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट का ग्राफ बनाए कॉन्सेंट्रेशन के साथ, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, मतलब कि रेट जो है विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए बदलेगी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम लोग देखें टी हाफ का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ, अगर हम लोग देखें तो टी हाफ का जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, और स्लोप किसके इक्वल होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/2k। ठीक है, क्योंकि टी हाफ कितना होता है, टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन 2k। तो ये तो सिंपल सा इक्वेशन हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो m जो हो जाएगा वो हो जाएगा स्लोप। ओके, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स, तो y और x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगी, m जो हो जाएगा इसका स्लोप हो जाएगा। अगर हम लोग फर्स्ट केस की बात करें तो इसमें क्या होता है, y इज इक्वल्स टू यहाँ पे एम एक्स के साथ साथ कुछ कांस्टेंट भी होता है, तो ये जो कांस्टेंट होता है ये आपको इंटरसेप्ट बताता है। और नेगेटिव स्लोप क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि x के साथ नेगेटिव वाला टर्म कुछ आया हुआ है यहाँ पे। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन इन ए इज, अच्छा, रेट कांस्टेंट आपको गिवन है, रेट कांस्टेंट के आपको गिवन है मोल पर लीटर पर सेकेंड। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू फॉल फ्रॉम, मतलब ए नॉट दिया है 0.1 मोल और ए दिया है 0.075 मोलर, और आपको पूछे कितना टाइम लगेगा, तो हमको सिंपली इक्वेशन पुट करनी है। ठीक है, टाइम कितना लगेगा, ए नॉट माइनस ए अपॉन के, ए नॉट कितना है 0.1 माइनस 0.075 अपॉन के कितना है 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो 0.1 माइनस 0.075 कितना आएगा, आप इसको सारा सॉल्व करके देखोगे तो हमारे पास टोटल आंसर आ जाएगा। चलो करके देख लेते हैं, 0 माइनस 0.075, 9 10 5 7 8 9, 0.025 मोल पर लीटर डिवाइडेड बाय 0.003 मोल पर लीटर पर सेकेंड। मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल, 25/3 यहाँ पे आ जाएगा पर सॉरी सेकेंड, फिर ये 3 8 24, 3 3 9 सेकेंड।
तो हमारे पास टाइम कितना आ गया 8.3 सेकेंड में। तो यानी कि 8.3 सेकेंड में वो जो आपका ए रिएक्टेंट था वो ए 0.1 से 0.075 पे आ जाएगा। ओके, सो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो अब देखो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास एक रिएक्टेंट है, वो प्रोडक्ट में जा रहा है। इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कुछ होगी जो कि हमने ए ले ली। आफ्टर सम टाइम सपोज कर लो कि एक्स मोल पर लीटर जो है वो यूज़ हो गया। तो अगर एक्स मोल पर लीटर यूज़ हो गया तो फाइनल कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी ए की, ए माइनस एक्स। ठीक है, और हम लोग जब भी रेट लॉ लिखते हैं हम लोग रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं, तो dx अपॉन dt कितना हो जाएगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ ए प्रेजेंट। ए कितना प्रेजेंट है, ए माइनस एक्स। ओके, अच्छा एक और चीज़, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के जो एग्जांपल्स हैं वो देखो कि डिकम्पोजिशन ऑफ गैशियस अमोनिया ऑन अ हॉट प्लैटिनम सरफेस, ये एक ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। एंड थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस। तो यानी कि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन का बेसिकली मतलब ये है कि रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे ये डिपेंड नहीं कर रहे। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा था dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a माइनस एक्स। ठीक है, यानी कि a का कॉन्सेंट्रेशन, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो k आ जाएगा, dx अपॉन a माइनस एक्स। इसको हमने नीचे लिख लिया, dt को उस तरफ कर दिया, दोनों को इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, तो 1 अपॉन a माइनस एक्स डी एक्स क्या होता है, नेचुरल लॉग a माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे अंदर इसका भी इंटीग्रेशन होता है, इसका -1 हो जाएगा, यहाँ पे KT प्लस आई। ठीक है, यहाँ तक आई होप आप सबको पता चल गया होगा। जब टाइम 0 था, ठीक है, जब यहाँ पे टाइम 0 है और अगर टाइम 0 तो एक्स भी 0 होगा, तो माइनस नेचुरल लॉग ए विल बी इक्वल टू, यहाँ पे पुट कर दो, ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस नेचुरल लॉग ए इज इक्वल्स टू आई की वैल्यू मिल गई, आई की वैल्यू अब हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, K इज इक्वल्स टू 1 अपॉन टी नेचुरल लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, K इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ ए अपॉन ए माइनस एक्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इक्वेशन आ गई। इसके एग्जाम्पल्स कौन कौन से हो गए, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन हो गया, नेचुरल आर्टिफिशियल, जितने भी आपके रेडियो एक्टिव डिकेज होते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस भी आते हैं रेडियो एक्टिव डिकेज के ऊपर। ठीक है, वो सारे आपके पास फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करते हैं। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एंड N2O। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं ऐसे, KT इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ए नॉट अपॉन ए। ठीक है, ए नॉट, ये देखो ए क्या है, ए कुछ भी नहीं है, ये इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ही है। ठीक है, और a माइनस एक्स क्या हो गया, ये फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। राइट, सो यहाँ पे ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ए फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, नेचुरल लॉग हटाएंगे तो यहाँ पे e रेस टू द पावर KT इज इक्वल्स टू ए नॉट अपॉन ए आ जाएगा। तो a की क्या वैल्यू हो जाएगी, a विल बी इक्वल टू ए नॉट ई रेस टू द पावर माइनस KT। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया है और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, अगर कभी पूछ लिया तो उस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी हम लोग उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, सो अब हमने ये क्वेश्चन, ये हमने ग्राफ बनाना है लॉग ए और टी के बीच में, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या थी। तो याद करो क्या इक्वेशन थी, KT इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ठीक है, ये था हमारे पास। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, KT अपॉन 2.303 लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए, लॉग ए नॉट इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस KT अपॉन 2.303। ठीक है, लॉग ए को इसी साइड रहने दिया, लॉग ए नॉट को यहाँ पे कर दिया। ठीक है, और लॉग ए को इस तरफ कर दिया। ये लॉग ए को जब हमने इस तरफ किया तो ये माइनस, ये अगर हम लोग इसको यहीं रहने देते हैं, इसको शिफ्ट कर दिया, इसका माइनस में आ गया, ये प्लस में आ गया। ठीक है, अब हमने लॉग ए, अच्छा लॉग ए से करना है तो हम लोग एक काम करते हैं, लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस KT अपॉन 2.303 आ गया। ठीक है, तो लॉग ए इज इक्वल्स टू लॉग ए नॉट माइनस KT अपॉन 2.303 आ गया।
तो अब हमने log A एंड टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू c प्लस एम एक्स, वाई और x के बीच में बनाना है। c क्या है, ये क्या हो गया, इंटरसेप्ट, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे इंटरसेप्ट आ गया, ठीक है। और यहाँ पे देखो माइनस साइन है, तो इसलिए यहाँ पे भी कैसा स्लोप आएगा, नेगेटिव स्लोप आएगा। ओके, तो नेगेटिव स्लोप आ गया, ये हमारे पास लॉग ऑफ ए नॉट की वैल्यू आ गई, और टी को हटा के बाकी यहाँ पे जो भी है कोफिशिएंट वो आपके पास जो है स्लोप आ जाएगा, के अपॉन 2.303। तो स्लोप कितनी हो गई, स्लोप इज नेगेटिव के अपॉन 2.303। ओके, तो अब यहाँ पे देखो log ए नॉट अपॉन ए के बीच में अगर आप ग्राफ बनाओगे तो आप यहीं से देख सकते हो log ए नॉट अपॉन ए और टी के बीच में अपने ग्राफ बनाना है। तो स्ट्रेट लाइन आनी है यहाँ पे, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आनी है, और इसका जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, के अपॉन 2.303 के, ठीक है। तो कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, देखो यहाँ पे log ऑफ ए नॉट अपॉन ए इज इक्वल्स टू के टी अपॉन 2.303, ठीक है। तो हमने जो है ग्राफ किसके बीच में बनाना, लॉग ऑफ ए नॉट अपॉन ए एंड टी के बीच में। तो ये जो बच गया जो भी, उसको स्लोप हो जाएगा, वो पॉजिटिव स्लोप होगा यहाँ पे। ओके, अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड, ठीक है। तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं, देखो सिंपल सा है ये भी, के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए, ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। जब टी हाफ हो जाएगा तब फाइनल कंसंट्रेशन किसके इक्वल हो जाएगी, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2 के, ठीक है। तो के टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, हाफ हो गया, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो के टी हाफ इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग 2, लॉग 2 किसके इक्वल होता है, 2.303 0.303। ओके, सो टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, टी हाफ विल बी इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग log 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो टी हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, 0.693 डिवाइडेड बाय के इक्वल। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से कि यहाँ पे ये कोई भी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, ये हमेशा कांस्टेंट टर्म ही रहेगा आपका टी हाफ, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, इट विल ऑलवेज डिपेंड ऑन द रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट पे ही रेट, कांस्टेंट पे ही रेट ये डिपेंड कर रहा है। ओके, तो ये हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन गैस फेज में हुआ तब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमें अब एक चीज़ तो पता चल गई है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए होता है के टी इज इक्वल्स टू 2.303 लॉग ऑफ ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन, ठीक है। अब हम देखते हैं गैस के लिए कैसे निकालते हैं। तो गैस के लिए हम कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते, हम लेते हैं प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर गैस का कितना है, पी नॉट एटमॉस्फेयर सपोज करो, आफ्टर टाइम टी कितना हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी, कुछ अमाउंट आगे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बी गैस बनेगा उसका कुछ प्रेशर होगा, सी गैस बनेगा उसका प्रेशर होगा, जितना यहाँ से कम होगा उतना यहाँ पे बढ़ेगा। तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, पी नॉट प्लस पी प्लस पी प्लस पी, कितना हो जाएगा टोटल प्रेशर, पी नॉट प्लस पी, इसमें से पी कितना हो जाएगा, पी टी, पी टोटल माइनस पी नॉट। ओके, हमें रेट इक्वेशन में चाहिए होती है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एंड फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। अब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी ए की, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन पी ए की कितनी है, पी नॉट माइनस पी, पी नॉट माइनस पी, यहाँ पे हम पी की वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो पी ए की कितनी फाइनल मतलब कि फाइनल जो प्रेशर होगा वो कितना आ जाएगा, फाइनल प्रेशर हो जाएगा 2 पी नॉट माइनस पी टी। तो हमें प्रेशर आफ्टर टाइम टी चाहिए, टोटल प्रेशर आफ्टर, प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। ओके, तो जो इनिशियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के, और जो फाइनल प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा
फाइनल कॉन्सेंट्रेशन के। तो रेट इक्वेशन में हम यही तो लिखते हैं, मतलब जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसमें यही तो लिखते हैं, इनिशियल अपॉन फाइनल। इनिशियल कितना था पी नॉट प्रेशर, फाइनल कितना है 2p नॉट माइनस pt। तो हमारे पास गैस के लिए ये वाली इक्वेशन फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। एक डिकम्पोजिशन है N2O5 का CCl4 में, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रहा है कि आपको गिवन है रेट कांस्टेंट आपने निकालना जब ये कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो सिंपल सा है, फर्स्ट ऑर्डर है तो N2O5 के रिस्पेक्ट में 1 होगा, तो 1.25 मल्टीप्लाई बाय 6K, तो K कितना 6.2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 per second. How much time will it take to reduce the initial concentration of the reactant to its 1/16th वैल्यू? तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको दी हुई है A, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो कितनी है 1/16 A। तो आपको पता है टाइम इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log A अपॉन A माइनस एक्स, T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन K log A कितना है A log ये हो जाएगा 1/16 A से A कैंसिल, 2.303 रेट कांस्टेंट आपको दिया हुआ है 60 पर सेकेंड log 2 raised to the power 4, 2.303 60 पर सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय log 2। तो इन तीनों की वैल्यूज़ हमें पता है, जब इन दोनों की वैल्यूज़ पुट हो जाएगी तो हमें टाइम मिल जाएगा आंसर में 4.62 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -2 सेकेंड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देनी होती है कि इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पे इस चीज़ का। ठीक है, हमेशा याद रखना कि जब इक्वेशन होगा उसमें हम लोग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, इट इज़ 1/16th ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमने ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 इतना दिया हुआ है, आफ्टर 60 मिनट्स इतना हो गया, रेट कांस्टेंट निकालो। तो K इज इक्वल्स टू दिस, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पुट करो, फाइनल क्वेश्चन पुट करो, टाइम पुट करो, आपको K मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, हमारे पास मान लो कि दो रिएक्टेंट है A एंड B, दोनों रिएक्ट करके आपको P दे रहे हैं, एंड विद रिस्पेक्ट टू A एंड विद रिस्पेक्ट टू B द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ 1। ओके, यानी कि रेट जो है, रेट इक्वेशन हमारे पास ये है, A के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, B के रिस्पेक्ट में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है। तो हमें ये हो रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन सपोज करो अगर एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो जो रेट होगा वो उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, सपोज करो कि आपके पास बहुत ज़्यादा पानी है, ठीक है, उसके अंदर आपने कोई एक यहाँ पे मान लो 10 पार्टिकल्स आपने किसी और चीज़ के डाल दिए जो कि रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दो पानी प्रेजेंट है और वो रिएक्शन में भी हेल्प कर रहा है, रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, बट वो पानी का जो है अमाउंट इतना ज़्यादा है कि आपको उसके ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, मतलब उसके कॉन्सेंट्रेशन जो है वो डिक्रीज़ इतना होगा ही नहीं कि आप वरी करें। तो यहाँ पे हमने रेट किसके लिए, रेट जो है हम लोग किसके लिए निकालते हैं, जो चीज़ वेरी करती है, जो अलग मतलब कि चेंज हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा है तो वो इतना ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है कि इतना फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है रेट में, तो इसलिए उसको रेट से निकाल देंगे। राइट, तो अगर रेट से निकाल दिया तो वो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो यहाँ पे तो ये सेकेंड ऑर्डर दिख रही थी, लेकिन जब रेट से निकल गया एक रिएक्टेंट तो वो फर्स्ट ऑर्डर की हो जाएगी, तो इसलिए उसको हम बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन विच आर नॉट ट्रूली फर्स्ट ऑर्डर बट अंडर सर्टेन कंडीशन, और कंडीशन कौन सी है कि एक रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाए, ठीक है, बिकम रिएक्शंस ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आर कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे कि एसिड कैटालाइज हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एस्टेट। तो वाटर के आपने बहुत ज़्यादा मोल्स ले लिए, इथाइल एस्टेट के आपने बहुत कम मोल्स लिए हैं। ठीक है, तो आफ्टर टाइम टी ये तो का ज़ीरो हो गया, तो रिएक्ट कर गया पूरा, पर ये इतना ज़्यादा है कि अभी भी ये फ़र्क, ये कुछ इसको कुछ असर ही नहीं हुआ है इतना। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है,
ये बहुत कम प्रेजेंट है, तो उस केस में ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये सारे जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए वो समझ में आए होंगे। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। ओके, सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन विद सम न्यू टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर। बाय बाय।